हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ना आज रहेगा लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में। शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट का टॉपिक। वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए हमें आज पढ़ना है नीड फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल बिजनेसेस की भी बात करें जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे भी इंश्योरेंस ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा ना। अभी इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? इंश्योरेंस से पहले हम रिस्क के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि बिजनेस चल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद उसके रिटर्न में हमें पैसे मिलने वाले हैं। ये जो सारी चीज़ें होने वाली है उसके बीच में काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? हम सोचे तो कि चलो प्रोडक्ट जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, प्रोडक्ट डैमेज हो गया, प्रोडक्ट्स ख़राब हो गए, डीले होने की वजह से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। वेदर कंडीशन चेंज हो गए। इसके सिवाय हम कहें कि जिस कंट्री में हमने भेजना था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। क्या होना है, अभी हमने सामान भेज तो दिया है, अभी वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, या तो फिर सही सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो बायर था, इम्पोर्टर था, उसने पैसे नहीं दिए ऑन ड्यू डेट, ठीक है, हमारा लॉस हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जब भी हम बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस के साथ रिस्क जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी रिस्क एक्चुअल में हो जाए, अगर रिस्क अकर होता है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है एक्सीडेंट से रिस्क है, गुड्स जा रहा है, एक्सीडेंट से रिस्क है, या थेफ्ट हो सकता है। रिस्क अगर एक्चुअल में हो गया और नुकसान हो गया, फिर क्या होगा? किसी एक पार्टी को तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, या एक्सपोर्टर है या फिर इंपोर्टर है, ठीक है। या फिर हम कहें कि शिपिंग कंपनी की प्रॉब्लम है, हम वहाँ से पैसे ले लें, किसी को तो बेयर करना पड़ेगा ना। अब इसी रिस्क से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? इंश्योरेंस लिया जा सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमें अगर नुकसान हो जाता है तो फिर हमें कॉम्पेंसेट करके दे सकती है, ठीक है। अभी वही हम पढ़ते हैं, नीड फॉर इंश्योरेंस। देयर इज अ नीड फॉर इंश्योरेंस टू कवर द रिस्क इन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्टर्स सफ़र लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस रिस्क, ठीक है। कौन कौन से रिस्क होंगे अभी यहाँ पे प्रॉपरली बाइफिकेट करके हमें बताया हुआ है। सबसे पहला है कमर्शियल रिस्क, सच एज लॉस ड्यू टू डिले इन शिपमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर एक्सेट्रा। ये सारे कमर्शियल रिस्क है। शिपमेंट में डिले हो गया तो बायर नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा शिपमेंट, वहाँ नुकसान हो गया, पैसे नहीं आए, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी और रीज़न से हमारे पैसे नहीं आए, तो ये सारे कमर्शियल रिस्क है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क सच एज रिस्क ड्यू टू वॉर, रिवॉल्यूशन, सिविल डिस्टर्बेंसेस इन द इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स कंट्री। किसी भी कंट्री में हो सकता है ये, ठीक है। हमारी कंट्री में भी वॉर हो जाए, दो कंट्रीज़ के बीच में हो जाए, ठीक है। सिविल डिस्टर्बेंसेस आ सकता है, वहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, कहीं पे भी। पॉलिटिकल रिस्क भी है जो अफेक्ट करता है एक्सपोर्ट को, ठीक है। किसी दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम हो गई मान लो, और फिर किसी एक कंट्री ने बोल दिया कि हम इस पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, या उस कंट्री को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे प्रोडक्ट, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई ना, बिजनेस तो अटक गया। ऑर्डर्स लेके रखे होंगे तो क्या होगा? ऑर्डर्स लेके रखे, प्रोडक्शन चालू कर दिया है और प्रॉब्लम हो गई, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया अभी एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो फिर ये हो गया पॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट इज लीगल रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेलर एंड बायर, ठीक है। सेलर एंड बायर के बीच में कुछ इश्यूज हो गए, किसी भी टर्म्स को लेके हो सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी हो सकता है, या फिर शिपमेंट कभी करना है उस रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशंस। legal risk on account of commercial dispute between seller and buyer.
नेक्स्ट इज कार्गो रिस्क। कार्गो यानी हमारे गुड्स को रिस्क हो सकता है। शिप कोलिजन, रॉबरी बाय सी, पायरेट्स, एक्सप्लोजन ऑन वेसल एक्सेट्रा, ये सारे ही कार्गो रिस्क रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क सच एज डिफॉल्ट ऑफ क्रेडिट पेमेंट बाय द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर ने, बायर ने पैसे ही नहीं दिए ऑन टाइम। मान लो हमने 2 महीने के क्रेडिट पे उसे पैसे दिए थे, तो 2 महीने बाद हमारे पैसे आने वाले थे, आए ही नहीं। क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर द एक्सपोर्टर व्हेन डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएट्स अगेंस्ट अदर करेंसीज सच एज यूएस डॉलर्स। एक्सचेंज रेट रिस्क हमेशा ही रहेगा एक्सपोर्ट बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि हम जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ की करेंसी डिफरेंट होगी हमारी करेंसी से। अभी फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमने कनाडा में एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, सो अभी मान लो 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 59 रुपीज़, ठीक है। अभी इस रेट पे हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है कनाडा में। अभी क्या हो रहा है, जिस समय हमें पैसे लेने हैं, अभी उस समय क्या हो गया, ये रेट हो गया 58। यानी कि क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएट हुई, तो अभी जब हमें पैसे मिलने हैं तो उस समय तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें 58 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है। सो अभी ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकती है, उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। सो सर्टेन रिस्क सच एज कार्गो रिस्क कैन बी इंश्योर्ड विथ मरीन इंश्योरेंस। सम अदर रिस्क सच एज कमर्शियल रिस्क, credit risk and political risk can be insured with ECGC. Now what is ECGC? ECGC है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी नॉर्मली ये जो हमने ऊपर देखे कार्गो रिस्क है कि चोरी की वजह से नुकसान हो रहा है हमारा, शिप कोलिजन हो गया, ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया व्हीकल में, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क कवर देती है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी सारे रिस्क है, जो कमर्शियल रिस्क की हमने बात की, क्रेडिट रिस्क, बायर ने पैसे ही नहीं दिए, सो अभी वो जो रिस्क अराइज होते हैं, सो एक्सपोर्टर क्या सोचता है कि यार उस केस में तो हम फंस जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो इंश्योरेंस मिल गया कंपनी से, इस केस में हम फंस जाएंगे, जाने तो एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसा सोचेगा और एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, ECGC के थ्रू इंश्योरेंस कवर दे रही है, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स अराइज होती है तो। सो अभी एक्सपोर्टर क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए कि भाई कार्गो रिस्क है, सो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास से क्लेम ले सकते हैं, एंड अदर रिस्क ये सारे अराइज हो रहे हैं तो हम ECGC के पास जा सकते हैं, ठीक है। नाउ द नीड फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। सो अभी नीड फॉर इंश्योरेंस क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कमर्शियल रिस्क। कमर्शियल रिस्क जो हमने पढ़े ऊपर, उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। सो एक्सपोर्टर्स मे हैव टू सफ़र लॉस ड्यू टू कमर्शियल रिस्क सच एज इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, वो पैसे देने की कंडीशन में ही नहीं है, उसके पास पैसे है ही नहीं, उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई है उसके एसेट से, सो उसे हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। सो उस केस में वो हमारा कमर्शियल रिस्क हो गया। नेक्स्ट इज फेलर ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट और आफ्टर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है पर फिर भी ऑन टाइम वो पैसे नहीं दे पाया, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था तो ऑन ड्यू डेट वो नहीं पे कर पाया, उसके बाद भी हम गए आफ्टर रिजनेबल पीरियड और भी ज़्यादा टाइम हो गया, 3 मंथ्स हो गए, उसके ऊपर टाइम गया, नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट इज बायर्स फेलर टू एक्सेप्ट गुड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हमारा गुड्स उसकी कंट्री में पहुंच गया है लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया
कोई भी रीज़न हो सकता है, उसने जिस तरीके से बताया था वैसे गुड्स नहीं बना है, ठीक है, वैसे पैकिंग नहीं हुआ है, ऑन टाइम नहीं पहुंचा है, या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, सो वो हो जाएगा कमर्शियल रिस्क। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल फॉर एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन ECGC पॉलिसी टू कवर अगेंस्ट कमर्शियल रिस्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। अभी क्रेडिट रिस्क की बात करें, सो इन एक्सपोर्ट ट्रेड द एक्सपोर्टर मे एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स टू इम्पोर्टर, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस में बिजनेस क्रेडिट पे ही होगा, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं, इम्पोर्टर को क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा। सो हावेवर इम्पोर्टर मे फेल to make payment within the due date or within a reasonable period of time. In such an instance, the exporter suffers credit risk. Therefore, the exporter may obtain ECGC policy to protect against credit risk. ठीक है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये पॉलिसी लेके रख देगा ताकि इन केस बायर पेमेंट नहीं करता है ऑन ड्यू डेट, तो फिर वो यहाँ से उसके पैसे क्लेम कर सकता है। Now next is to protect against loss due to general average principle, ठीक है। अभी ये जो एक जनरल एवरेज प्रिंसिपल बनाया गया था, अभी ये जो है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ड्यू टू जनरल एवरेज प्रिंसिपल, अभी ये एक प्रिंसिपल है जिसमें कुछ कंडीशन बताई हुई है। सो वहाँ पे जो लॉस होता है, सो वो लॉस उससे बचने के लिए, उसे कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। सो अब ये प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो सो जनरल एवरेज इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल वेयर इफ सर्टेन टाइप ऑफ accident occur to vessel, all parties share the loss equally, ठीक है। इस क्लॉज में क्या बोला गया है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का रिस्क अराइज होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है वेसल पे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है सारे ही लोग इक्वली लॉस बेयर करेंगे, ठीक है। भले ही उतना तुम्हारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है वो नहीं देखा जाएगा, सबने ही लॉस को इक्वली बेयर करना होगा। सो द एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर मे बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड एंड और कैश डिपॉजिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन release of the cargo following a case relating to general average principle even though there was no loss or damage to the goods, ठीक है। मान लो कि कोई शिप में 10 एक्सपोर्टर का सामान जा रहा है, ठीक है, उस वेसल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, शिप में प्रॉब्लम हो जाती है, सारी पार्टीज़ को इक्वली लॉस बेयर करना है, भले ही सबका ही गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ हो कि नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, उन एक्सपोर्टर को अगर उस शिप से उनका गुड्स लेके जाना है, रिलीज़ करवाना है, तो फिर उन्हें बॉन्ड साइन करना होगा या तो फिर कैश डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही वो उनका गुड्स लेके जा सकते हैं। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, उनका तो नुकसान हो रहा है ना। सो अभी उससे बचने के लिए इंश्योरेंस लिया जा सकता है। सो बाय इंश्योरिंग अगेंस्ट जनरल एवरेज प्रिंसिपल इवेंट द इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम्स, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेडिट्स द रिलीज ऑफ कार्गो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदारी लेगी, यहाँ पे जो बॉन्ड साइन हो रहा था ना, एक्सपोर्टर को साइन करना पड़ रहा था, कैश डिपॉजिट करना पड़ रहा था, वो काम अभी इंश्योरेंस कंपनी लेगी, वो जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी लेगी एंड रिलीज ऑफ कार्गो किया जाएगा, एक्सपोर्टर को उसका गुड्स मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर के बीच में जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ठीक है, बाइंग और सेलिंग का, उसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है। सो उस समय क्या होगा कि डिसाइड किया जाएगा कि इंश्योरेंस कौन लेगा, ठीक है, कौन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला है। हमने लास्ट चैप्टर में FOB प्राइस पढ़ा था, CNF पढ़ा था, CIF पढ़ा था, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, CIF में क्या किया जाता है, एक्सपोर्टर बेयर करता है इंश्योरेंस भी, ठीक है, वो ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, बाकी इम्पोर्टर लेगा। सो द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर द एक्सपोर्टर to insure the goods. Now for instance under CIF contract
exporter has to obtain the insurance to protect against loss to the goods due to damage or destruction or theft of goods. ठीक है, CIF या इसमें क्या होता है, CIF कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट में कि इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेगा, एक्सपोर्टर लेगा, चार्जेस वो भरेगा. Therefore, under CIF contract, exporter obtains insurance policy and pays the insurance premium. Under FOB contract, FOB की अगर हम बात करते हैं, free on board, and under CNF, carriage and freight, the importer has to obtain insurance policy and pay for the insurance premium. इन दोनों केस में इंपोर्टर भरता है इंश्योरेंस, CIF में एक्सपोर्टर भरेगा. तो ये क्या हो रहा है, एक तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट हो गई. नाउ नेक्स्ट वन इज कवरेज फॉर लिमिटेड कैरियर लायबिलिटी. कवरेज फॉर लिमिटेड कैरियर लायबिलिटी, कैरियर यानी कि जिस मोड से हमारा जिस वेसल से हमारा गुड्स जा रहा है वो, ठीक है, अभी उसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी होगी. ठीक है, कुछ रीज़न्स ऐसे होंगे जहाँ पे हम शिपिंग कंपनी को बोल सकते हैं कि आपकी मिस्टेक है और गुड्स डैमेज हो गया, लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसे भी होंगे कि वो तो शिपिंग कंपनी के हाथ में नहीं है. ठीक है, जैसे वेदर कंडीशन ख़राब हो गई, स्टॉर्म आ गया, वो सारी चीज़ें होगी, तो फिर वहाँ पे तो वो लायबल नहीं है ना, तो फिर वो लोग तो पैसे नहीं देंगे. ठीक है, जो तुम्हारा रिस्क हुआ है वो कवर करके नहीं देंगे. तो फिर वो रिस्क कवर करने के लिए क्या होगा, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही होगी. सो द कैरियर और वेसल may not be responsible for certain causes of loss that occur in transit. For instance, the act of God or the general average principle. The carriers have limited risk ability. So the exporter or the importer, exporter या importer, depending on the type of contract, जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, CIF है तो एक्सपोर्टर पॉलिसी लेगा, CNF है या FOB है तो इंपोर्टर लेगा, has to bear the major loss. In such a case, the exporter or importer obtains insurance to minimize the loss. ठीक है, so ये हो गया कवरेज फॉर लिमिटेड कैरियर लायबिलिटी. नाउ टू रिड्यूस द टाइम फॉर रिकवरी ऑफ लॉस. नॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, उस केस में अगर लॉस हो जाता है, सो उस समय क्या होगा, बिजनेसमैन को उस लॉस से बाहर निकलने में टाइम लगेगा. अगर बहुत ज़्यादा बल्क में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान लो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया बिजनेसेस को, सो उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है. सो अगर तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, सो बहुत आसान हो जाता है बिजनेसेस के लिए टू रिड्यूस द टाइम फॉर रिकवरी ऑफ लॉस. If there is loss on account of damage and destruction of cargo, and if the cargo is not insured, अगर insured नहीं है, the exporter or importer may have to spend lot of time and effort to recover the loss from the shipping company. The time, effort and money is involved for settling the claims in court of foreign markets. ठीक है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो क्या होगा, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को फिर बहुत उनका एनर्जी देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, तब जाके डिस्प्यूट सॉल्व होगा शिपिंग कंपनी के साथ, तब जाके पैसे मिलेंगे, ना भी मिले. सो देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू इंश्योर द लॉस टू गुड्स विद द इंश्योरेंस फर्म सो दैट द इंश्योरेंस फर्म कैन सेटल द क्लेम विथ शॉर्ट पीरियड. ठीक है, इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस ही ले लेंगे. सो लॉस हुआ, सो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देगी, फिर शिपिंग कंपनी के पास से इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर लेगी उसका क्लेम. ठीक है, सो हमारा तो टाइम बच गया. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क, सभी पॉलिटिकल रिस्क कौन से होंगे, देखिए, वॉर, रेवोल्यूशन, सिविल डिस्टर्बेंसेस इन द बायर्स कंट्री एंड द एक्सपोर्टर सफर्स द लॉस ड्यू टू नॉन रिसीप्ट ऑफ पेमेंट और डैमेज टू द गुड्स.
कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हमारा अगर एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, गुड्स पहुंच गया है बायर के पास, और उसके बाद पॉलिटिकल रिस्क अराइज हुआ है, तो हो सकता है हमारे पैसे ना आए। वो कंट्री अगर हमारी कंट्री के साथ सारे ही ट्रांजैक्शन बंद कर देती है तो हमारे पैसे नहीं आएंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारा शिपमेंट अभी जा रहा है, ठीक है, ऑन द वे है, और पॉलिटिकल रिस्क अराइज हुआ है, कुछ दंगा फसाद हो गया है उस कंट्री में, तो हमारे गुड्स को नुकसान भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इज कैंसलेशन ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ एनी, और इम्पोजिशन ऑफ न्यू एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन in exporters country after the date of contract under contract policy of ECGC। देखिए ये सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इज इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंसेस बाय द गवर्नमेंट इन द बायर्स कंट्री। बायर्स कंट्री, मान लो हम जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बायर जर्मनी कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया किस चीज़ों पे, ऑन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस यानी हमारे एक्सपोर्ट के जो पैसे आने वाले हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए है कि भाई इंडिया में कोई रेमिटेंसेस नहीं करना है, तो फिर हमारे पैसे अटक जाएंगे वहाँ पे। Therefore, it is advisable for the exporter to obtain ECGC policy to cover the loss due to political risk। इसीलिए बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है कि तुम ECGC पॉलिसी ले लो, ताकि पॉलिटिकल रिस्क अराइज हुआ तुम ECGC के पास से जाके तुम्हारा रिस्क कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर ECGC तो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, फिर वो उसका क्लेम सेटल कर लेगी, लेकिन इंडिविजुअल एक्सपोर्टर के लिए बहुत टफ हो जाएगा उसका लॉस कवर करना अगर उसने पॉलिसी नहीं ली है तो। सो नाउ नेक्स्ट इज टू अवॉइड ब्लॉकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ब्लॉकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, देखिए वर्किंग कैपिटल यानी क्या, जो रोज़ बरोज़ के खर्चे के लिए जो पैसे रिक्वायर्ड होंगे, तो हम कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंपनी बोलेगी कि हमारे सैलरी में इतने पैसे जाते हैं, रेंट में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर चार्जेस है वगैरह। सो वो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, अगर मान लो तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस, ठीक है, तुम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो इंश्योरेंस नहीं लिया है, वहाँ पे लॉस हो गया, तो वो वहाँ पे तुम्हारा नुकसान हो गया है, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल तुम्हारा वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। सो इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द ब्लॉकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस रिस्क। फॉर इंस्टेंस, इफ नॉन इंश्योर्ड गुड्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉयड, द एक्सपोर्टर and importer may have to waste a lot of time and effort in fighting court cases, recover the loss. However, if insurance is obtained, the exporter or importer may get the fund quickly from ECGC or general insurance. Thereby, exporter need not have problem of working capital। ठीक है, अगर तुमने पॉलिसी लिया हुआ है तो तुम्हें क्लेम मिल जाएगा। सो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल जो लॉस हुआ था वहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमने रीजंस देखे कि क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये टॉपिक ओवर हो गया है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करने वाले हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ठीक है। कुछ नया टॉपिक करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। बाय एवरीवन।